नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब लोगों को इससे बचाव के लिए जागरूक करने की मुहिम में जुट गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजधानी में अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्हें इसके लिए कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें आपको बता दें कि देहरादून जिले में ही अब तक 100 से भी ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। और हालांकि राहत की बात यह है कि देहरादून के अलावा नैनीताल, पौड़ी और हरिद्वार में अभी यह आंकड़ा बढ़ा नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पंपलेट छपवा रहे हैं और इसके अलावा नगर निगम की स्वच्छता को लेकर काफी संवेदनशील नजर आ रहा है और हर जगह सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल में अलग अलग डेंगू वार्ड भी बनाए गए हैं। देखिए, आज हमने 15 विभागों की बैठक की है डेंगू के बारे में और मैंने अभी कुमाऊं में भी बैठक की, गढ़वाल में भी की, देहरादून में भी की है। और हमारा एक बड़ा अभियान यह है कि सोमवार से लेकर हम हर स्कूल में, हर कस्बे में, हर नगर निगम क्षेत्र में एक बड़ा अभियान ये ले रहे हैं कि स्वच्छता का भी अभियान ले रहे हैं। वॉकिंग का अभियान जो है नगर निगम लेगा और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर हॉस्पिटलों में से लेके और हर जगह सफाई अभियान से लेके मच्छरदानियों की व्यवस्था से लेके, ताकि डेंगू के केस हमारे राज्य में कम होते। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान प्रदेश के दूर दराज इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचने के लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि बारिश के मौसम में कई जगहों पर संपर्क मार्ग भी टूट जाते हैं और बरसाती नदियों का जलस्तर भी बढ़ जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की है। इसके तहत 15 अक्टूबर तक उन सभी गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी की संभावित डेट से एक हफ्ते पहले ही अस्पतालों में भर्ती करा दिया जाएगा और जिससे डिलीवरी के दौरान उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। उत्तराखंड में जुलाई के महीने, अगस्त के महीने और सितंबर के महीने और लगभग 15 अक्टूबर तक हमारे राज्य में हर जिले में कहीं ना कहीं अत्यधिक बारिशें भी होती हैं, आपदाएं भी आ जाती हैं। कई बार सड़कें टूट जाती हैं, कई बार जो है भूस्खलन हो जाता है। तो अब हमने स्वास्थ्य विभाग ने अभी सारे सीएमओ को आज आदेश दिए हैं, हमारे डीजी ने, कि जिन भी गांव में गर्भवती महिलाएं हैं और गर्भवती महिलाओं के जच्चे बच्चे होने की संभावित डेट अगर अक्टूबर तक की है, कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करते हुए दिए गए बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने वीडियो देखे बिना नाराजगी व्यक्त की है और जिन्होंने वीडियो देखी और फिर नाराजगी व्यक्त की है, उन सभी से मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी मंशा किसी का दिल दुखाने का ही नहीं थे और मेरे मुंह से हम की जगह तुम निकल गया। और उन्होंने आगे कहा कि मेरे बयान देने से वह लोग गुस्सा, आपको बता दें कि गुफा से बाहर निकल आ गए हैं, जो कि लोग अंकिता मर्डर के बाद गुफा में छुप गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि अंकिता भंडारी के लिए वह एक दिन का उपवास रखेंगे, जिसकी जानकारी मीडिया को आके दी जाएगी। उपवास में क्षमा मांगना चाहता हूं। एक तो जिन्होंने पूरी वीडियो देखे बिना नाराजी है और वीडियो देखने के बाद भी जिनको नाराजी होगी उनसे मैं माफी भी मांगूंगा, क्योंकि मेरा मंतव्य किसी का हृदय दुखाना नहीं है। दूसरा, मैं इसलिए भी उपवास करूंगा कि मुझे प्रायश्चित है कि मेरी एक छोटी सी त्रुटि या शब्द हम की जगह तुम कहने से
ऐसे लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल गया जो गुफा में छिप गए थे अंकिता मर्डर केस के बाद, जो बाहर नहीं निकल रहे थे, जो एक बीजेपी की बहन जो ऋषिकेश की है उसके माफी मांगने में, उसके ये कहने में भी अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, जिन्होंने उसका निष्कासन किया, उन लोगों को जबान खोलने का मौका मिला। उसके प्रायश्चित स्वरूप मैं पूरे दिन का उपवास रखूंगा और डेट आपको बता दी जाएगी। उसका है हर 2-3 साल में एक बार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का एक बयान इस दौरान खूब वायरल हुआ है और जिसके चलते बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में बीजेपी महानगर महिला मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के मुंह पर स्याही डालकर पुतला दहन किया है। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड का अपमान किया है, कांग्रेस ने गढ़वालियों का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि जब दोनों नेता इस तरीके से अपमानजनक बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से साजिश की बू नजर आती है। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने पुतला दहन पर तंज कसते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि बीजेपी उनका पुतला फूके क्योंकि बीजेपी वीआईपी का पुतला फूकने में असमर्थ है। मैं स्वागत करता हूं उनका कि वो मेरा और मनीष खंडूरी का हर चौराहे पर पुतला फूकें। कम से कम अंकिता मर्डर केस पर अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई में वीआईपी का पुतला फूकने की आपको हिम्मत नहीं आई। इन 4 बहनों का जो SC ST की हैं, इनके रेप में आपको पुतला फूकने की हिम्मत नहीं आई, लेकिन करण मेहरा और खंडूरी जो न्याय की लड़ाई लड़े उनका पुतला फूकने की आपको हिम्मत आई है। मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं और ईश्वर करे, मां भगवती करे आपको ऐसी ही बुद्धि मिलते रहे ताकि लोगों के बीच में आप एक्सपोज होते रहें। हमने केवल करण मेहरा और मनीष खंडूरी का पुतला दहन नहीं किया, हमने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया है और वो इसलिए किया है कि ये पुतला दहन उन्होंने उत्तराखंड को अपमान करने की बात कही है, उन्होंने गढ़वालियों को गढ़वाल को अपमानित करने की बात कही है, उन्होंने यहाँ उत्तराखंडियत पर एक सवाल उठाया है, उन पर उनकी अपमान किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है वह किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। केदारनाथ की घटना के बाद भी उनको शर्म नहीं आई। 5-5 कैमरे लेके आप अंदर चले गए, 50 से 60 करोड़ की चांदी हटा के 2.5 करोड़ का सोना पीतल में लगा के तुमने भगवान के यहां लगा दिया। 19 घोड़ों में ले जाए जाने वाली 230 किलो चांदी को 23 किलो बना दिया। और हम पे प्रश्न, जोशीमठ का जो तुमने हाल किया, जो तुमने आदिगुरु शंकराचार्य का अपमान किया, उसके बाद तुम हम पे प्रश्न करो। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की मैं निंदा करता हूं और उनसे उम्मीद करूंगा कि वो ग्रंथों का अध्ययन करें। उसका है हर 2-3 साल में एक बार पिटने की मनोती। खबर रुड़की से है जहां मेयर गौरव गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और दरअसल मेयर गौरव गोयल ने 25 जुलाई को बोर्ड की बैठक के बाद मीडिया से कहा था कि मुख्यमंत्री से बोर्ड निरस्त करने की मांग करूंगा, जिसके बाद अब खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर रुड़की बीजेपी के वरिष्ठ नेता मयंक गुप्ता ने कहा है कि अब तक के मेयर के कार्यकाल में पार्षदों से लेकर ठेकेदार और जनता तक सभी पीड़ित रहे हैं। वहीं प्रशासन और सरकार ने 2 बार जांच कराई है, जिनमें दोनों बार मेयर गौरव दोषी साबित हुए हैं। मयंक गुप्ता ने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में सरकार ने रुड़की मेयर गौरव गोयल पर दबाव बनाया है और तब जाकर रुड़की मेयर गौरव गोयल ने इस्तीफा दिया है। और वहीं इसी बीच रुड़की से पूर्व मेयर यशपाल राणा ने कहा कि मेयर गौरव गोयल को जनता के सामने आकर बताना चाहिए कि इस्तीफा देने के पीछे की वजह क्या है और क्यों इस्तीफा देना पड़ा।
साथ ही आपको बता दें कि वहीं इसी को लेकर पूर्व मेयर यशपाल राणा ने यह भी कहा कि हम कल प्रेस वार्ता कर जनता के सामने बताएंगे मौजूदा मेयर गौरव गोयल को क्यों इस्तीफा देना पड़ा है। समय पहले गौरव गोयल वाइट थे, बताए कि इन कारणों से इस्तीफा दें। रुड़की की जनता को पता भी लगना चाहिए भाई मेरे ऊपर ये दबाव था, मुझे किसी ने तंग करा, मेरे पे क्या मुकदमे चले, मैं उन कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ। और रही बात कल, अब आप बेफिक्र रहो, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सब पत्रकारों को बुला रहे हैं और बहुत अच्छे इस पर खुलासे करेंगे किन कारणों से वो इस्तीफे दिए गए और किन किन मजबूरियों में ये काम हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि ये रुड़की का कोई भी परिस्थितियां बनी पर एक दुर्भाग्य की स्थिति बनी कि एक ऐसा मेयर रुड़की को मिला जिसके बैठने के साथ ही उसके भ्रष्टाचार के कारनामे उजागर होने लगे। और इतना ही नहीं हुआ, पार्षदों से लेकर कर्मचारियों से लेकर जनता से लेकर हर कोई बहुत पीड़ित रहा। इस कार्यकाल में जितना भी कार्यकाल रहा, लगातार प्रशासन ने, सरकार ने 2 बार जांच कराई, दोनों बार उनके बहुत सारे आरोपों में दोषी सिद्ध हुए। देहरादून की साइबर सेल पुलिस ने 1 जनवरी 2023 से 28 जुलाई 2023 तक मोबाइल खोने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए करीब 25,64,445 रुपए के कीमत के 165 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और जिन्हें उनके स्वामियों को एसएसपी ने सुपुर्द किए हैं। और एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्विलांस की मदद से उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र आदि राज्यों से देहरादून खोए गए कुल 165 मोबाइल फोन को बरामद किए गए हैं। और वहीं इसी के साथ एसएसपी ने जनता से अपील की है कि कम मूल्य के लालच में किसी भी अनजान व्यक्ति से बिना बिल और उसकी वैधानिक पहचान पत्र के बिना कोई मोबाइल न खरीदे। एक जनवरी 2023 और उसके बाद जो भी कंप्लेंट्स हमारे साइबर सेल में मोबाइल खोने के संबंध में आई थी, उन पर हमारे साइबर सेल ने काम किया और इसमें 165 मोबाइल फ़ोन को हमने रिकवर किया है, हमारी टीम ने रिकवर किया है। और इसका मार्केट में कीमत जो है 25,64,500 रुपया है। और जिन लोगों का फ़ोन हमने आज मौके पर आकर के दिया है, वो बड़े खुश हैं, उनके चेहरे पर चमक आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार का हमारा प्रयास भी अभियान जारी रहेगा और इस रिकवरी करने वाली टीम को मेरे तरफ से 15,000 का नगद है शुरुआत। सतपुली दुधारखाल रोड पर मैक्स पिकअप और दुर्घटनाग्रस्त को हो गई है। और आपको बता दें कि दुर्घटना पट्टी मल्ला बलदलपुर के गांव तसीला और बसई के बीच हुई है और जहां गुजरखंड पेयजल योजना में काम कर रहे जम्मू कश्मीर के मजदूरों से भरी एक मैक्स पिकअप अब दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, और जो कि जिसमें चालक समेत 3 सवार मौजूद थे। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों ने तीनों घायलों को गहरी खाई से रेस्क्यू कर अस्पताल भिजवाया है। बाद में पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू में सहयोग किया। खबर इसी केस से है जहां नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर की तमाम सड़कें खस्ताहाल में हैं, जिस पर पैदल चलना भी अब मुश्किल हो गया है। खस्ताहाल सड़कों की वजह से प्रतिदिन कई ई रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट रहे हैं, जिनमें बैठे
सवारियां चोटिल हो रही है और 2 पहिया वाहन सवार भी स्लिप होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं और कई जगह तो सड़क के नाम पर केवल गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। आमजन कई बार नगर निगम से सड़कों की मरम्मत की मांग कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको बता दें कि इसके जिम्मेदार इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है और खस्ताहाल सड़कों की वजह से अगर कोई बड़ा सड़क हादसा होता है तो इस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। और लोगों का कहना है कि नगर निगम में शामिल होने के बाद शिवाजी नगर के निवासियों को उम्मीद जगी थी कि उनके क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन विकास नहीं होने की वजह से वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 2 हफ्ते पहले जो है हमारी माननीय महापौर महोदय द्वारा जो है एक मीटिंग ली गई थी, जिस मीटिंग पे जो है हमने इन सभी बातों के बारे में बताया था। उन्होंने जल्द ही उन सड़कों पे जो है कार्रवाई करने के लिए अधिशासी अभियंता जो हमारे एक्शन साहब है नगर निगम के, उनको कहा है और जो सड़कें टूटी हुई हैं उनमें जल्द से जल्द पेचवर्क का कार्य और जो ज्यादा क्षतिग्रस्त है उन पे जो उनसे बेहतर काम करा जाएगा वो करवाया जाएगा। दिक्कतें तो ऐसी है कि लगभग 1 साल 7 महीने इसको सड़क को खुदे हुए हो चुके हैं, पानी के नाम पे खोदी गई है और इसमें सीवरेज के नाम पे से छोड़ के रखा हुआ है, जबकि स्थिति ऐसी नहीं है और आए दिन जो है सड़क की हालत बद से बदतर हो रही है। इस बरसात में जो है सड़क लगातार टूटती जा रही है। जिम्मेदार जो विभाग है इन लोगों को सूचना दे रहे हैं तो आपस में एक दूसरे के ऊपर टालमटोली कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में यदि जो है जल्दी इन लोगों ने कोई बड़ा मतलब ठोस निर्णय नहीं लिया, कम से कम सड़क को चलने लायक बनाए। कई जगह जो सड़क क्रॉस में खोदी हुई है, तमाम सड़कों में जो है ई रिक्शा चल रहे हैं, पीछे आप देख रहे हो इनके टायर फंस जाते हैं, चलते चलते जो है गाड़ियों से लोग गिर जा रहे हैं। रात्रि में जो है अंधेरा भी रह रहा है और उसमें जो है बहुत सारे यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। अब ऋषिकेश से है जहां शिवाजी नगर में सड़कें खस्ताहाल नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों का हाल बेहाल है और इस हालत नहीं सुधरने जा रही है, जिससे यहां की जनता परेशान नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस गड्ढे की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है वहां की जनता को और बारिश के मौसम में और भी इस सड़क का खस्ताहाल हो जाता है, जिस वजह से लोग काफी परेशान हैं। कई बार नगर निगम से मांग भी कर चुके हैं सड़क सुधारीकरण का, लेकिन अभी भी कोई जवाब देने वाला नहीं है। आपको बता दें खबर ऋषिकेश से है जहां हालत नहीं सुधरने जा रही है, ऐसा जनता का जवाब सामने आया है। और साथ ही आपको बता दें कि शिवाजी नगर में सड़कें खस्ताहाल नजर आ रहे हैं, जो कि तस्वीरों के माध्यम से सीधी तौर पे आप देख सकते हैं कि सड़कें की क्या हालत है और ऐसे में वहां के जनता काफी परेशान है और सड़क सुधारीकरण का मांग भी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अभी कार्यकर्ता सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। अब सीधे लिए चलते हैं रामनगर, जहां पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। दिन को आप सबके बीच में ही हम सब लोग आगे बढ़ाएं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन मैं आज माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी का, वन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी एवं देश भर से आए हुए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, निदेशक, अन्य विशेषज्ञ तथा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का मैं देवभूमि उत्तराखंड में सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में वन्य जीवों एवं वनों का संरक्षण हमारी संस्कृति एवं दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। यह वह भूमि है जहां गौरा देवी के नेतृत्व में हमारी मातृशक्ति ने चिपको आंदोलन चलाकर वन संरक्षण का संदेश सारी दुनिया के सामने रखा था और इसकी 50वीं वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं।
एक पर्यावरण प्रेमी एवं लेखक व दार्शनिक के रूप में जिस स्थान पर आज ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, विश्वविख्यात कार्बेट के जीवन की शुरुआत उस समय के परिप्रेक्ष्य में एक शिकारी के रूप में इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और मुझे यह भी बताया गया है कि उनके द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई है, उनमें से एक पुस्तक माई इंडिया आपको उपलब्ध कराई जाएगी या यह बोध कराएगी कि कार्बेट का यहाँ के लोगों के प्रति किस प्रकार का स्नेह और सम्मान था। यहाँ से थोड़ी दूर पर, जिस स्थान पर एक कार्यक्रम हो रहा है, इससे थोड़ी दूर पर कालाढूंगी में एक उनका पुराना घर है, जिसे एक संग्रहालय के रूप में दिया गया है। यदि मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, जो भी लोग यहाँ पधारे हैं, यदि आपको समय मिले तो आप वहां अवश्य जाइए। एशियाई महाद्वीप के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1936 में स्थापित कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान निरंतर संरक्षण के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज से 50 वर्ष पूर्व 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी यहीं से हुई, जिसकी गिनती विश्व के सफलतम संरक्षण कार्यक्रमों में होना निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 14.8% संरक्षित भूभाग में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव विहार एवं 4 संरक्षण आरक्षित घोषित हैं। यह राष्ट्रीय अनुपात के लगभग 5.27% से लगभग 3 गुना अधिक है, जो पुनः संरक्षण के प्रति हमारे प्रदेशवासियों के संकल्प का भी प्रतीक है। बाघ संरक्षण में उत्तराखंड का शानदार रिकॉर्ड हमेशा से रहा है। राज्य स्थापना के उपरांत वर्ष 2016 में 148 बाघों की संख्या वर्ष 2018 तक बढ़कर 442 अर्थात लगभग 2.5 गुना हो गई, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा आज ग्लोबल टाइगर डे की जो परिकल्पना वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या में दुगनी वृद्धि करने की थी, उस लक्ष्य को भी 2.5 गुना हमने 2018 में ही प्राप्त कर लिया है। अभी जारी किए गए आंकड़ों में उत्तराखंड में इस संख्या में और भी वृद्धि हुई है, जो हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है। इस उपलब्धि के लिए मैं संपूर्ण प्रदेशवासियों को, हमारे वन विभाग, उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।